गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो फ्रांसीसी संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो पूर्व में अध्ययन किया है, जिसमें फ्रांस का संविधान को छोड़ दें तो बाकी अमेरिकी संविधान, ब्रिटेन का संविधान और स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो विशेषताएं थी उसका अध्ययन आप कर चुके हैं। तो जो अगर मानक संविधान देखा जाए पूरे वर्ल्ड का, तो अमेरिका और ब्रिटेन जो ऐसे मानक संविधान हैं जिसी का अनुसरण विश्व के अन्य देशों के संविधानों के द्वारा भी किया गया है। तो यहाँ पे जब हम फ्रांसीसी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर समानता जो उसकी विशेषताएं होंगी वह उन्हीं दोनों संविधानों से रिलेटेड होंगी। यानी जो विशेषताएं उन दोनों संविधानों में मौजूद थी वही विशेषताएं कुछ अमेरिका के संविधान की होंगी और कुछ ब्रिटेन की होंगी, और कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जो यहाँ पे मौलिक होगा, दोनों का संयुक्त रूप हो सकता है। तो इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमको यहाँ पे कंपैरिजन भी करना है दोनों, यानी इन संविधानों के अंतर्गत वहाँ पे क्या विशेषता थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया, तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इसका अध्ययन करना है। जैसा कि जो फ्रांसीसी संविधान है, अगर इसका विकास क्रम देखा जाए कि यहाँ पे संविधानों का विकास कब से हुआ, तो इसका जो आरंभ होता है वह 1789 की क्रांति से होता है, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से संबोधित किया जाता है। और इस क्रांति के माध्यम से 3 नए शब्दों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जन्म हुआ। यानी यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व 3 शब्दों का उद्भव जो हुआ है कहाँ से हुआ है, तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुआ है। और बाद में इस क्रांति के बाद जब फ्रांस में संवैधानिक शासन व्यवस्था का आरंभ होता है, तो इन तीनों शब्दों को, जो बाद के संविधान निर्मित हुए उनमें इन तीनों शब्दों को बराबर महत्व दिया जाता रहा। जैसा कि जो 1958 के पहले का टाइम पीरियड है फ्रांस में, वो काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल का रहा है। इस टाइम पीरियड में कई बार वहाँ पे शासन सत्ता का परिवर्तन होता रहा, जो कुछ समय के लिए यानी अस्थिर था। बार बार शासन बदलता रहा, संविधानों को बार बार बदलता जाता रहा, और 1958 के पहले तक वहाँ पर 4 प्रकार के संविधान अस्तित्व में आ चुके थे। कुछ समय रहने के बाद वो समय समय पर विलुप्त होते रहे। बीच बीच में लोकतंत्र स्थापित होता रहा, कभी वहाँ पे जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है वह आती रही। तो इस प्रकार से वहाँ का क्रम चलता रहा और राजनीतिक उथल पुथल जारी रही। लेकिन बाद में 1958 में जब वहाँ पे पूर्व सेनानायक चार्ल्स डी गाल को वहाँ की शासन सत्ता सौंपी गई, तो उसके बाद जो नया संविधान अस्तित्व में आया और जो वहाँ पे नई शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई, वही वर्तमान समय तक चल रही है। और जो 1958 में संविधान बना उसको फ्रांस का पंचम गणराज्य का संविधान कहा जाता है, जिसे मुख्यतः पंचम गणराज्य के संविधान के नाम से संबोधित किया जाता है, जो 1958 में निर्मित हुआ चार्ल्स डी गाल के नेतृत्व में। इसीलिए इसको गालवादी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अब हमको जो यहाँ पर फ्रांसीसी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करना है वह इसी संविधान का करना है, यानी जो पंचम गणराज्य का संविधान है इसी की विशेषताओं का अध्ययन करना है, जिसको हम क्रम से करेंगे। इसका पहला जो पॉइंट है वह है संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि हर देश के संविधान में एक प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना के माध्यम से सामान्यतः उस देश में जो शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको स्वीकार किया गया है, उन चीज़ों को वहाँ पर थोड़े से शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम संविधान की कुंजी कह सकते हैं, संविधान की आत्मा कह सकते हैं। तो जो फ्रांसीसी संविधान की प्रस्तावना है उससे मुख्यतः 3 शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यानी उसमें नागरिकों के अधिकारों की जो बात की गई, इसके साथ ही दूसरी जो विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
और तीसरा पॉइंट है कि फ्रांस में कहा गया कि फ्रांस में संघात्मक व्यवस्था होगी। तो ये तीनों जो शब्द हैं वह उसकी प्रस्तावना में शामिल हैं और फ्रांसीसी संविधान के यानी पंचम गणराज्य के संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से इन प्रस्तावना के माध्यम से उन शब्दों को उद्धृत करने का प्रयास किया गया जिसके आधार पे नवीन संविधान को आगे क्रियान्वित किया जाना था। अगला पॉइंट इसका आता है, इसकी विशेषता संकट काल का शिशु। संकट काल का शिशु इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे एक आता है कि कौन सा देश यानी किस देश का संविधान संकट काल का शिशु है। तो फ्रांस का संविधान जो संकट काल का शिशु है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय फ्रांस का ये पंचम गणराज्य का संविधान बनाया गया उस समय फ्रांस में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। तो इसी काल में 1958 ईस्वी में जब डी गाल के नेतृत्व में फ्रांसीसी संविधान का निर्माण हुआ, तो जैसा कि जाहिर सी बात है कि जब संकट काल होता है, देश में आंतरिक अशांति होती है, तो उस समय प्रयास किया जाता है कि देश का जो शासनाध्यक्ष हो वह पर्याप्त मजबूत कंडीशन में हो, यानी उसकी स्थिति ऐसी हो कि उसको कोई स्वेच्छा से हटा ना सकता हो। तो इसीलिए जब ये संविधान बना तो उस संविधान के द्वारा जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे उनको व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई, यानी कह सकते हैं कि समस्त शक्तियाँ से उनको अभिभूत किया गया और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वह विश्व का एक शक्तिशाली शासनाध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार जो संकटकालीन परिस्थितियां थी उसके आधार पे फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ, जिससे इसको संकट काल का शिशु भी इस संविधान को कहा जाता है। अगला है निर्मित किंतु संविधान परिषद के द्वारा निर्माण नहीं, यानी जो फ्रांस का संविधान है वह निर्मित संविधान की कैटेगरी में आता है, यानी इसका निर्माण तो हुआ है किंतु जैसा कि जो निर्मित संविधान होते हैं उसमें उसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा सामान्यता की जाती है। जैसे अगर आप भारत में देखोगे या अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक संविधान सभा बनाई गई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसी संविधान सभा के माध्यम से यहाँ के संविधानों का निर्माण किया गया। लेकिन फ्रांस में क्या है, स्थिति इससे अलग है। फ्रांस में जो संविधान का निर्माण हुआ वह किसी जनप्रतिनिधि निकाय या समिति की सभा के माध्यम से नहीं किया गया, बल्कि उस समिति में टोटल उस समय 39 सदस्यों को शामिल किया गया था। लेकिन ये 39 सदस्य ऐसे व्यक्ति थे जिनको उस समय के राष्ट्रपति चार्ल्स द गाल ने उनको अधिकृत किया था, यानी आप कह सकते हैं कि इस पूरे संविधान सभा पर चार्ल्स द गाल की विचारधारा हावी थी, इसीलिए इसको द गालवादी संविधान के नाम से भी जाना जाता है कि उन्हीं के विचारों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उसी चीज़ों को लिपिबद्ध करने के लिए यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसमें जनता का कोई उस समय योगदान नहीं था। तो इसीलिए इसको हम संविधान सभा से निर्मित संविधान नहीं मानते हैं, लेकिन ये क्या है, एक निर्मित संविधान की कैटेगरी में आता है। अगला है लिखित और कठोर संविधान। चूँकि जो फ्रांस का संविधान है यह एक लिपिबद्ध संविधान है, इसको लिपिबद्ध किया गया है, इसकी एक पूरी प्रारूप है जिसके अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। और चूँकि जैसा कि जो लिखित संविधान होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर संविधान की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे कठोर और लचीले संविधान का तात्पर्य है कि कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं कि जिसमें हम आवश्यकता के अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकते हों, तो उसको हम कहेंगे लचीला संविधान। और कठोर संविधान उसको कहेंगे जिसमें हम आसानी से कोई परिवर्तन ना कर सकते हैं, बल्कि परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है और वह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि जल्दी कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है, तो उसको कठोर संविधान कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में अगर कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए दो प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर यानी कोई संशोधन करने के लिए पहल करता है और उस पहल को जब संसद के दोनों सदनों में 3/5 के बहुमत से पारित कर दिया जाता है
तो वह विधेयक पारित माना जाता है। लेकिन यह काफ़ी कठिन होता है क्योंकि 3/5 सदस्यों का बहुमत जुटाना आसान बात नहीं होता है। अगर इसके लिए वहाँ पर उनके समर्थकों के राष्ट्रपति के समर्थकों की संख्या अधिक है तो हो जाता है, नहीं तो ये मुश्किल प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि अगर संशोधन करना है तो संसद का कोई सदस्य प्रधानमंत्री पहल करता है और उस पहल के बाद साधारण बहुमत से वह विधेयक संसद से पारित होता है और संसद से पारित होने के बाद उसको जनमत संग्रह के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है। अगर जनता उसको स्वीकार कर लेती है, उस पर अपना समर्थन दे देती है, तो फिर वह संशोधन पारित हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो दूसरी प्रक्रिया है वह काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठिन है, क्योंकि जनमत संग्रह में किसी विधेयक को पारित कराना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए अगर वहाँ पर परिवर्तन होता भी है, संशोधन होता भी है, तो वह प्रथम जो प्रयास यानी राष्ट्रपति के अनुमति के बाद किया जाता है। तो इस प्रकार जो वहाँ पर संशोधन प्रक्रिया है वह कठोर प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अभी इसके और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो उसको आगे के वीडियो में कवर किया जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए, 2 बार कम से कम वीडियो देखिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और बुक्स को पढ़िए, उसके बाद इसके नोट्स आप लोग बनाते रहिए। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आगे एग्जाम्स में आएंगे। धन्यवाद।